जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है क्लास 12th के बच्चों के लिए है और इसके अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड लेसन है, ठीक है ना, उसका हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी इस लेसन का जो 2 क्लास है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उस दोनों क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, देखिए जरा सा इसे बढ़िया से आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, आज के सेशन का यह हमारा जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है कि बजट का संबंध जो है किस पक्ष के साथ है, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, तो बजट का जो संबंध है ना, कह रहा है कि आय से, आय एवं व्यय से इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आय एवं व्यय से। और देखिए, कहीं भी बजट शब्द का जो उल्लेख है हमारे संविधान में नहीं है। तो देखिए, तो ये जो आप बजट देख रहे हैं ना, इसका जो उल्लेख है संविधान में वो आपको वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से, किसके नाम से है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में, तो क्या कहिएगा जानते हैं, अनुच्छेद 112 में। किसमें कहेंगे, अनुच्छेद 112 में। लेकिन बजट शब्द का उल्लेख जो है कहीं पर आपको नहीं है। दूसरा चीज आप यहाँ पर एक चीज और याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है। तो देखिए, तो ये जो आपको धन विधेयक है साथियों, इसका जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 110 में, किसमें है, अनुच्छेद 110 में। और इसी में पूछा जाएगा कि आपको कि वित्त विधेयक, क्या पूछा जाएगा, वित्त विधेयक का जो उल्लेख है वो किसमें है। तो याद रखिएगा कि वित्त विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 117 में है। किसमें है, अनुच्छेद 117 में। तो आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न जो होंगे वो आपको पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि बजट शब्द का उल्लेख जो है संविधान में है। तो आप क्या कहोगे कि बजट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है जो कि अनुच्छेद 112 में, और इसी को सामान्यतः जो है बजट जो है वो आपको कहा जाता है। और बजट जो होते हैं वो हमारे यहाँ जो पेश किए जाते हैं वो आपको 1 फरवरी को जो होते हैं वो आपको पेश किए जाते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो आम बजट होती है वो कब पेश होती है, तो आपको साल के फरवरी महीने में। और कब पेश होती है, तो आप याद रखिएगा 1 फरवरी को। क्या होता है, 1 फरवरी को। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही कह रहा है कि बजट का संबंध किस पक्ष से है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आय एवं व्यय दोनों से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या है कि आपको सही है। और भारत में सबसे पहले जो बजट पेश किया गया था साथियों, वह आपको 1860 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है भारत में वो किन के नाम है जानते हैं, तो वो आपको मोरारजी देसाई के नाम है। किन के नाम है, मोरारजी देसाई के नाम है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि सर्वाधिक बार बजट जो पेश करने का रिकॉर्ड है वो आपको किन के पास है। तो देखिए, तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो आपको मोरारजी देसाई के पास है। और मोरारजी देसाई टोटल आपको 10 बार क्या कहते जानते हैं कि आपको बजट जो है वो आपको पेश किए हुए हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 41 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। देखिए, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 5 वर्ष, ऑप्शन बी कह रहा है 4 वर्ष, ऑप्शन सी कह रहा है 6 वर्ष, ठीक है ना। यहाँ इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कोई सीमा नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में जो एक वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है ना, वो आपको 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। तो आपका यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर, भारत में जो पहला वित्त आयोग गठित हुआ था, क्या हुआ था, पहला वित्त आयोग, वो आपको कब गठित हुआ था। तो साथियों, भारत में जो पहला वित्त आयोग गठित होता है ना, वह आपको 1951 ईस्वी में, क्या है, 1951 ईस्वी में, ठीक है ना। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो आपको कौन होते हैं जानते हैं, तो ये आपको केसी नियोगी होते हैं। कौन होते हैं, केसी नियोगी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो क्या कहिएगा, केसी नियोगी। क्या कहेंगे, केसी नियोगी। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है। तो देखिए, तब वर्तमान में जो है आपको 15वें वित्त आयोग जो है वो आपको चल रही है। यानी कौन सा वित्त आयोग, तो 15वें वित्त आयोग जो है वो आपको चल रही है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो 15वें वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके जो अध्यक्ष है वो आपको एनकेसी, कौन है,
एनकेसी। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहिएगा, तो आपको एनकेसी। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो आपको 15 में वित्त आयोग चल रहा है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि सर वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो देखिए तो वित्त आयोग जो है ना साथियों, वो आपको एक संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है, संवैधानिक। क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको संस्था, यानी कहने का मतलब हुआ कि यह जो है आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल, क्या कहेंगे कि आपको इंस्टीट्यूशंस जो है वो आपको है, यानी कि वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। और इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 280 में, किसमें है, अनुच्छेद 280 में। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो आप क्या कहिएगा, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना। और वित्त आयोग में जो सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, सदस्य। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो साथियों इन दोनों की जो नियुक्ति करते हैं ना, वह आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग के क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं और 4 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। यानी कि वित्त आयोग में जो टोटल सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, वित्त आयोग में पूछेंगे कि बताइए टोटल सदस्य कितने होते हैं, तो क्या कहेंगे, तो आपको 5, जिसमें से एक आपको अध्यक्ष होते हैं और आपको 4 जो होते हैं अन्य सदस्य होते हैं। तो वही आपका प्रश्न पूछ रहा है 42 नंबर कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, तो क्या कहिएगा, 5 वर्ष। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो इसका क्या है जानते हैं कि आपको सही आंसर है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप क्या करेंगे कि बताएंगे, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना, प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो लिए थे निम्नलिखित में से किस स्थान पर, तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि क्या जानते हैं कि आपको लाल किले, क्या हो जाएगा, लाल किले। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनको, ठीक है ना, प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ दिलाए थे वो कौन दिलाए थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन दिलाए थे, लॉर्ड माउंटबेटन। तो यहाँ से इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ जो दिलाए थे कौन थे, क्या कहिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको बने थे। तो आइए थोड़ा सा यहाँ से हम लोग पंडित नेहरू के बारे में जो है कुछ बातें हैं उसको हम लोग जान लेते थे। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, सबसे पहले इनके बारे में कुछ बातें हैं उसको आपको जान लेना है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म होता है आपको 1800 कितना में जानते हैं, 89 में। और इनकी मृत्यु जो होती है वो आपको 1964 में। सबसे पहला चीज आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है कि आपको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। क्या बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तथा कह सकते हो कि देश के प्रथम जो थे ये आपको विदेश मंत्री भी थे। क्या थे, विदेश मंत्री भी थे। इन चीजों को याद रखना है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि आपको भारतीय विदेश नीति का जनक, क्या कहेंगे, भारतीय विदेश नीति का जनक, क्या कहेंगे, भारतीय विदेश नीति का जो जनक है किन्हें कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, पंडित नेहरू को। दूसरी बात, पंडित नेहरू से एक चीज और याद रखिएगा कि इन्होंने पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले ये क्या थे कि आपको भारतीय, आपको पीएम थे, क्या थे, भारतीय प्रधानमंत्री थे। तो इन चीजों को भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इन्हें क्या कहा जाता है कि आपको जनक कहा जाता है। यानी कि सीधे याद रखेंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे वो कौन निभाए थे जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों यहाँ से एक बात आएगी, क्या आएगी, एक बात आएगी कि ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना, इन्हें भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि इन्होंने भारत की विदेश नीति को क्या तैयार किए थे जानते हैं, तो आपको गुट निरपेक्षता। आज भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत की जो विदेश नीति है वो आपको क्या है। तो याद रखिएगा कि भारत की जो विदेश नीति है ना वो आपको गुट निरपेक्ष है। क्या है, गुट निरपेक्ष है। तो इन सभी चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है ना। और पंडित नेहरू की मृत्यु जो होती है वो आपको कब होती है, तो इस चीज को भी याद रखिएगा, 27 मई 1964 को दिल्ली में दिल का दौरा पड़ने से इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो 43 देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा कि आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। और नहीं समझ में आए
तो आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए कि विविधता में एकता है का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है। तो यह आपको भारत का है। क्या है? भारत का। मतलब आप ये समझिए कि भारत में विविधता में भी क्या है कि आपको एकता है। तो हम कहेंगे कि सर भारत में विविधता में एकता कैसे है, जरा इसके बारे में बताइए। तो देखिए, तो आप इसको समझिए कि यह एक माला है। क्या है? एक यह क्या है कि आपको माला है, और इस माला में देखिएगा आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी, क्या है? यहूदी, यानी कि सभी धर्म के लोग जो है रहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं, सभी क्षेत्र के लोग, कोई असमिया है, तो कोई गुजराती है, तो कोई मराठी है, तो कोई बिहारी है, ठीक है ना। कोई आपको हिंदी बोलता है, तो कोई आपको तेलुगु बोलता है, कोई असमिया बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, ठीक है ना। कोई आपको संस्कृत बोलता है। मतलब क्या हो गया कि भारत जो है आपको विविधता से भरा पड़ा देश है, लेकिन फिर भी क्या है कि सभी जो है एक ही राजनीति के बंधन में क्या है कि बंधा हुआ। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है जानते हैं कि विविधताओं से भरा देश। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में क्या है कि आपको विविधता में क्या है, विविधता में क्या है कि आपको एकता है। क्या है? एकता है। देखिए भारत में विविधता में एकता है, यह कथन किनका है? तो आप कहोगे पंडित नेहरू का। किनका? पंडित नेहरू का। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछा गया है कि भारत में विविधता में एकता है, यह किसने बताया था? तो क्या कहेंगे जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं विविधता में एकता, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी संप्रदाय के लोग मतलब लोग रहते हैं, सभी क्षेत्र के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी सभी लोग जो है एक ही राजनीति के बंधन में जो है बंधे हुए हैं। इसीलिए हम कहेंगे कि भारत में क्या है कि आपको विविधता में भी क्या है कि आपको एकता है। तो देखिए, तो 44 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना था? तो देखिए, तो ये आपको पाकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो आपको सी जो है इसका क्या है कि सही आंसर है। तो यहाँ से एक बात आती है कि आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब हुआ क्या। तो देखिए, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत कहने का मतलब ये हो गया कि यानी कि टू नेशंस थ्योरी। क्या कहेंगे? टू, ठीक है ना। देखिए बढ़िया से देखिए, टू, ठीक है ना, नेशंस क्या है? टू नेशंस थ्योरी। क्या कहेंगे? थ्योरी, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो टू नेशंस थ्योरी है, ठीक है ना, इसको दिया था कौन? यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे वो आपको कौन थे? ठीक है ना। तो देखिए, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को जो दिए थे वो आपको मोहम्मद इकबाल ने। कौन दिए थे? मोहम्मद इकबाल ने। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये कब दिया गया था? तो 1930 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन इस द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे वो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और एक चीज याद रखिएगा साथियों कि ये जो जिन्ना है, इस जिन्ना को हम लोग कायदे आजम के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आपको कायदे आजम के नाम से। तो आपके एग्जाम में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि कायदे आजम के नाम से किसे जानते थे? क्या कहिएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यह आपको द्विराष्ट्र सिद्धांत के क्या थे कि आपको प्रबल समर्थक थे। क्या थे? प्रबल समर्थक थे। तो याद रखिएगा द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो आपको प्रबल समर्थक थे, क्या थे? प्रबल समर्थक, वह कौन थे? तो साथियों याद रखेंगे द्विराष्ट्र सिद्धांत के जो प्रबल समर्थक थे वह आपको मोहम्मद अली जिन्ना थे, ठीक है ना। तो ये सारे चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि द्विराष्ट्र सिद्धांत कौन दिया था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना ने, सॉरी क्या कहते हैं, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। कब? 1930 में। लेकिन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक कौन थे? तो क्या कहेंगे? कायदे आजम, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। तो देखिए इसी के आधार पर पाकिस्तान जो बना था वो आपको 14 अगस्त 1947 को, यानी कि भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था। कब जानते हैं? तो 14 अगस्त 1947 को। और आजादी के बाद क्या होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो होते हैं इसके क्या होते हैं जानते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये चीजों को आपको अच्छे से याद रखना होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे कौन बने थे? तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको मोहम्मद अली जिन्ना। कौन बने थे? मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि आजादी के बाद जो है
ठीक है ना। पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे कौन, तो मोहम्मद अली जिन्ना। और इसमें पूछ देंगे कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन बना था, तो याद रखिएगा पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बना था, ठीक है ना, वो आपको लियाकत अली। कौन बना था, लियाकत अली। और एक चीज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है साथियों जो अपना लगातार जो है क्या जानते हैं कि कोई कार्यकाल जो है पूरा कर पाया हो, मतलब एक कार्यकाल भी वो जो है आपको पूरा नहीं कर पाया, ठीक है ना, पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो वो आपको शहबाज शरीफ है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, पंचशील समझौता कब हुआ था, तो साथियों ऑप्शन दिया हुआ है 10 जनवरी 1966, 3 जुलाई 1972, ठीक ना, 29 अप्रैल 1954, 25 जून 1975। तो देखिए पंचशील समझौता जो हुआ था ना, वह आपको 29 अप्रैल कितना को जानते हैं, 1954 को। तो याद रखिएगा कि ये जो पंचशील समझौता है क्या है, पंचशील समझौता यह किन दो देशों के बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है कि आपको यह भारत क्या है, भारत और किसके बीच हुआ था जानते हैं, चीन के बीच। तो भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या कहेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्या कहेंगे, पंडित नेहरू, ठीक है ना, जो पंचशील समझौता पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद चीन के जो प्रधानमंत्री थे वो आपको चाउ एन लाई थे, क्या थे, चाउ एन लाई थे। तो चाउ एन लाई जानते हैं, और आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों व्यक्ति ने क्या किया था कि आपको पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है ना। और पंचशील समझौता में 5 बातों को रखा गया था, इसीलिए इसका नाम पड़ा पंचशील समझौता, जो कि भारत और चीन के बीच आपको 29 अप्रैल 1954 को होता है। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। फिर 10 जनवरी 1966 को क्या होता है, तो आपको ताशकंद समझौता, क्या होता है, ताशकंद समझौता। तो यहाँ से एक बात आएगी कि ताशकंद समझौता किसके बीच हुआ था, तो कहेंगे भारत और क्या कहेंगे जानते हैं, पाकिस्तान के बीच, किसके बीच, पाकिस्तान के बीच। तो देखिए तो ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो ये आपको लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर क्या कहेंगे जानते हैं, शास्त्री, जो कि आपको ताशकंद समझौता पर क्या किए थे कि आपको हस्ताक्षर किए थे। और पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति था वह आपको कौन था जानते हैं, अयूब खां, क्या है, अयूब खां, जिसने क्या किया था कि आपको ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपको 3 जुलाई 1972 को, तो इस दिन जो हुआ था आपको शिमला समझौता, क्या हुआ था, शिमला समझौता। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि शिमला समझौता जो है किसके बीच हुआ था, तो यह आपको भारत और क्या कहेंगे जानते हैं कि आपको पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि ये जो आपको शिमला समझौता है इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो भारतीय प्रधानमंत्री थी वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी, और जबकि आपको क्या है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो आपको अयूब खां, कौन थे, सॉरी अयूब खां कहते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो। तो याद रखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इसको रिपीट कर लीजिए कि 3 जुलाई 1972 को क्या हुआ था कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इस शिमला समझौता पर भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किए थे, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या है कि आपको जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उनका नाम था आपको जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने क्या किया था कि आपको हस्ताक्षर किया था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। फिर है आपको 25 जून 1975 को, तो इस दिन क्या हुआ था कि आपको राष्ट्रीय आपात जो है वो आपको लागू की गई थी, क्या की गई थी, राष्ट्रीय आपात जो है वो आपको लागू की गई थी। कैसे, तो जानते हैं आंतरिक अशांति के नाम पर, कैसे है, आंतरिक अशांति के नाम पर। तो आंतरिक अशांति के नाम पर यहाँ पर जो क्या है कि आपको मतलब क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आपात जो लागू करवाई थी वो आपको इंदिरा गांधी की सरकार ने। और 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने वाले जो आपको राष्ट्रपति थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, क्या नाम था उनका, फखरुद्दीन अली अहमद। तो साथियों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या कहेंगे, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है ना। और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल 25 जून को क्या होती है कि आपको लागू होती है आंतरिक अशांति के नाम पर। और यह आपातकाल साथियों 21 महीना तक जो होता है ना वो आपको लागू रहता है, कितने महीना तक, 21 महीना तक। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या कि बताइए कि 1975 का आपातकाल कितने दिनों तक लागू रहा था, तो क्या कहेंगे जानते हैं
जानते हैं? तो आपको 21 महीना, ठीक है ना। इसके अलावा पहली बार आपातकाल जो लगा था 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, जो कि आपको 1968 तक लागू रहा था। दूसरी बार आपको आपातकाल जो लगा था 1971 में, कितना में, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा। तो हम यहाँ से क्या समझे, जानते हैं कि 3 बार हमारे देश में अब तक जो है राष्ट्रीय आपातकाल साथियों लागू हो चुकी। कब कब, तो देखिए, तो वो आपको 1900 कितना में, जानते हैं, 71 में, उसके बाद आपको 1962 में और 1975 में। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ना, वह आपको सी हो जाएगा, यानी कि 29 अप्रैल 1954 को जो होता है वो आपको पंसिल समझौता भारत और पाकिस्तान, सॉरी क्या कहते हैं, कि भारत और चीन के बीच होता है। और भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई जो होते हैं इस पर हस्ताक्षर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से जो कुछ आपको समझाया गया है सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति, ठीक है ना, तुलनात्मक दृष्टि से, ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसके समान है? तो देखिए, तो यह आपको ब्रिटेन के महारानी के समान, किसके समान कहेंगे, ब्रिटेन के महारानी के समान। और एक चीज याद रखिएगा साथियों, क्या जानते हैं कि हमारे भारत में जो है आपको क्या जानते हैं, संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। याद रखिएगा कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो आपको संसदीय जो शासन प्रणाली है, क्या है, संसदीय शासन प्रणाली यही है हमारे भारत में, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना होगा कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, तो क्या कहेंगे, संसदीय शासन प्रणाली। और एक चीज याद रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली को ही कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से इसको हम क्या कहते हैं, कि आपको जानते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि आपको शासन के प्रमुख जो होते हैं वो आपको अलग व्यक्ति होते हैं। क्या होते हैं, अलग व्यक्ति। याद रखिएगा कि संसदीय शासन प्रणाली में शासन का प्रमुख जो होता है ना वो आपको अलग व्यक्ति होता है। क्या होता है, अलग व्यक्ति। और राज्य का जो प्रमुख होता है ना वो आपको अलग व्यक्ति होता है। क्या होता है, राज्य का प्रमुख जो होता है अलग व्यक्ति होता है। तो देखिए, तो हमारे भारत में शासन के जो प्रमुख होते हैं ना वो आपको प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। आज जबकि राज्य का प्रमुख जो होते हैं ना वो आपको कौन होते हैं, जानते हैं, राष्ट्रपति। क्या है, राष्ट्रपति। तो देखिए, तो ब्रिटेन में क्या है, जानते हैं कि शासन के प्रमुख जो होते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और वहाँ पे जो राज्य के प्रमुख होते हैं ना वो आपको ब्रिटेन की महारानी होती है। तो देखिए, इसीलिए ब्रिटेन की महारानी की तुलना जो है वो आपको भारतीय राष्ट्रपति से जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं, या भारतीय राष्ट्रपति की जो तुलना है वो आपको ब्रिटेन के महारानी से जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं। तो देखिए, तो 47 का जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बताइए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो आप क्या कहेंगे, जानते हैं, ब्रिटेन से। इसके अलावा साथियों एक चीज और याद रखिएगा, एकल नागरिकता। क्या है, एकल नागरिकता। क्या कहेंगे, एकल नागरिकता, ठीक है ना, यानी सिंगल सिटीजनशिप। यह भारतीय संविधान में कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा, ब्रिटेन से जो है वो आपको प्रेरित है, ठीक है ना। इसके अलावा आप याद रख सकते हो, क्या जानते हैं, विधि का शासन। क्या कहेंगे, विधि का शासन। यह भी आपको ब्रिटेन से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसके अलावा आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या कहेंगे, विधि निर्माण। क्या है, विधि निर्माण की क्या कहेंगे, जानते हैं, कि आपको प्रक्रिया, ये सब कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा कि ये सभी के सभी जो है वो आपको ब्रिटेन से प्रेरित है। तो थोड़ा सा देख लीजिए कि भारतीय संविधान में ब्रिटेन से क्या प्रेरित है। तो सबसे पहले एक तो आपको संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा आपको क्या हो जाएगा, जानते हैं, तो देखिए विधि का शासन, और तीसरा जो है क्या हो जाएगा, जानते हैं, तो आपको विधि निर्माण की प्रक्रिया, और चौथा जो हो जाएगा एकल नागरिकता। ये सभी जो है किस देश से भारतीय संविधान में लिया गया, जानते हैं, तो आपको ब्रिटेन से। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो 47 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा, यानी कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से जो है निम्नलिखित में से किसके समान है, तो हम क्या कहेंगे, जानते हैं, तो वह आपको यानी कि ब्रिटिश महारानी के समान है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को सभी चीजों होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, ऑन, ठीक है ना, लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, वो आपको जे एस मिल है। क्या है, जे एस मिल। यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर जो है ए है वो आपको सही याद है। क्या, और ये प्रश्न जो है ना वो आपको 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था कि ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के जो लेखक है कौन है, तो क्या कहेंगे, तो आपको जे एस मिल। तो इसमें जितने भी लोगों का नाम दिया गया है थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से देखिए कि आपको प्लेटो का नाम दिया गया, ये भी एक क्या थे कि दार्शनिक थे। मार्क्स का नाम दिया हुआ है, ये भी एक दार्शनिक थे, यानी कार्ल मार्क्स, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मार्क्स लिख दिया हुआ है लेकिन सही होगा आपको मार्क्स। तो मार्क्स के बारे में आप जानते होइएगा कि इन्होंने
दास कैपिटल पुस्तक को क्या कहते हैं, क्या आपको लिखे थे। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो क्या कहिएगा, कार्ल मार्क्स। और दास कैपिटल को जो है ना साथियों, वो कहा जाता है साम्यवादियों का बाइबिल। क्या कहा जाता है, साम्यवादियों का बाइबिल। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि साम्यवादियों का बाइबिल जो है वो आपको किस पुस्तक को कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको यानी कि दास कैपिटल को। और दास कैपिटल कब लिखा गया था, 1867 ईस्वी में। तो देखिए ये सभी चीज याद रखिएगा। और कार्ल मार्क्स जो थे कहाँ के चिंतक थे, तो आपको जर्मनी के। और जेएस मिल जो थे ना, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये आपको ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे। इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो 48 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो क्या कहेंगे, जेएस मिल, ठीक है ना, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल इनका पूरा नाम हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। देखिए भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या, राजनीतिक दल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा जानते हैं, राजनीतिक दल। तो देखिए तो राज्य होने के लिए जो आपको मूल अनिवार्य तत्व है वो कौन कौन है, तो सबसे पहले एक तो आपके पास भूभाग होना चाहिए। भूभाग मतलब साथियों क्या हो गया कि आपके पास भूमि जो है वो आपको होना चाहिए। मतलब कि राज्य होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, तो आपको भूमि चाहिए। दूसरा जो है वो आपको क्या होना चाहिए जानते हैं, तो आपको इस भूमि पर जो हो वो आपको जनसंख्या हो, क्या हो, जनसंख्या हो। तीसरा जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वह आपको यानी कि सरकार हो, क्या हो, सरकार हो, क्या हो, सरकार हो। और चौथा जो है वो आपको क्या होनी चाहिए जानते हैं, कि आपको संप्रभुता, क्या कहेंगे, संप्रभुता। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि राज्य होने के लिए अनिवार्य तत्व जो है क्या क्या है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, भूभाग, भूभाग के अलावा क्या हो जाएगा जानते हैं, जनसंख्या, जनसंख्या के अलावा जो हो जाएगा वो आपको सरकार, और सरकार के अलावा जो हो जाएगा वो आपको संप्रभुता। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर भूभाग तो समझ गए मतलब भूमि, जनसंख्या भी समझ गए जो वहां पे लोग रहते हैं, ठीक है ना, सरकार। तो देखिए तो सरकार किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा शासन चलाने वाली संस्था को क्या है, शासन चलाने वाली जो संस्था होती है क्या होती है, संस्था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर शासन चलाने वाली तो जो संस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। फिर यहाँ से एक चीज आएगा कि संप्रभुता किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में क्या हो, कि निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो बिना किसी बाहरी दबाव के, तो उसको हम लोग कहते हैं संप्रभुता। क्या कहते हैं, संप्रभुता। जैसे देखिए आंतरिक मामला में हो गया, जैसे कोई राजनीतिक मामला हो गया, कोई आर्थिक मामला हो गया, कोई सामाजिक मामला हो गया, ऐसे मामलों में वह देश क्या करे जानते हैं, कि आपको स्वतंत्र रूप से निर्णय ले, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे जानते हैं, एक संप्रभु देश कहेंगे। या ऐसे देश जो आपको अपने बाह्य मामलों में, जैसे किस देश को हम अपना दुश्मन माने, किस देश को जो है हम अपना मित्र माने, किस देश से हम युद्ध करें, किस देश से हम मतलब संधि करें, किस देश के साथ हम अच्छा संबंध रखें, किस संधि पर हम हस्ताक्षर करें, किस संधि पर हम हस्ताक्षर नहीं करें, ठीक है ना। अगर इतना चीज स्वतंत्र तरीके से अगर वो ले सकता है तो समझिए कि वह आपको एक क्या है, संप्रभु देश है। क्या है, संप्रभु देश है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज आया राज्य, क्या आया, राज्य, ठीक है ना। और एक तरफ जो आया वो आपको क्या आया जानते हैं, सरकार। तो राज्य और सरकार में क्या अंतर है सबसे बड़ा ये जान लीजिए। तो देखिए सरकार अस्थायी होती है, क्या होती है, अस्थायी होती है, समय के साथ बदलती है। जबकि राज्य जो होते हैं ना वो आपको क्या होते हैं जानते हैं, अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। देखिए तो यह सबसे बड़ा प्रश्न है कि राज्य क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, और जबकि सरकार क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। और ये जो सरकार होती है ना वो राज्य का एक अनिवार्य होता है जो शासन चलाने के लिए होती है। और यह शासन कैसे चलाती है, तो अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से, जैसे आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के माध्यम से, ठीक है ना। तो विधायिका का काम आप जानते होंगे कि विधि बनाना, कार्यपालिका का काम क्या होता है, तो आपको विधि का क्रियान्वयन करना, और ये जो न्यायपालिका है इस न्यायपालिका का काम क्या होता है जानते हैं, तो आपको न्याय करना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, यह आपको करेक्ट आंसर है। क्या है, करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो देखिए 1949, 1951, 1950, 1952। तो देखिए तो भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुआ था ना 1952 में। तो याद रखिएगा अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है वो आपको कब हुआ था, तो क्या कहेंगे, 1952 में। क्या है, 1952 में। इसके अलावा यहाँ से एक चीज पूछेंगे, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, क्या कहेंगे, राष्ट्रपति का विधिवत, क्या है, विधिवत चुनाव जो है वो आपको कब हुआ था। तो देखिए तो राष्ट्रपति का विधिवत जो चुनाव हुआ था पहली बार 1952 में। उसके बाद जो हो जाएगा क्या जानते हैं, लोकसभा का गठन, क्या कहेंगे, लोकसभा का क्या कहेंगे जानते हैं,
आपको गठन क्या है, गठन। इसके अलावा साथियों आपको राज्यसभा का गठन क्या है, राज्यसभा का गठन, ठीक है ना, कब हुआ था, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वह आपको 1900 कितना में जानते हैं, तो आपको 52 में। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा कि राज्यसभा का गठन, प्रथम आम चुनाव, ठीक है ना। इसके अलावा क्या कहेंगे जानते हैं, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, लोकसभा का गठन, यह सब कब हुआ था, तो क्या कहिएगा जानते हैं, 1952 में। 1950 में याद रखिएगा ऑप्शन को, ठीक है ना, कि हमारे देश का संविधान जो होता है वो आपको क्या होता है कि आपको लागू हुआ था, ठीक है ना। तो संविधान जो पूर्णतः लागू हुआ था कब, 1900 कितना में जानते हैं, 50 में। 1951 से एक चीज याद रखिएगा, 1951 में वित्त आयोग का क्या होता है कि आपको गठन होता है, किसका गठन होता है, वित्त आयोग का। 1949 में संविधान बनकर तैयार होता है और संविधान को अंगीकृत किया जाता है, क्या किया जाता है, अंगीकृत। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो क्या कहेंगे, 1949 में, ठीक है ना। आप पूछेंगे कि बताइए कि राज्यसभा का गठन, ठीक है ना, प्रथम आम चुनाव, लोकसभा का गठन, ठीक है ना, राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव, ये सब कब हुआ था, तो क्या कहोगे, 1952 में, ठीक है ना। संविधान कब लागू होती है, तो क्या कहेंगे, 1950 में, ठीक है ना। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था पहली बार, तो क्या कहेंगे, 1951 में। तो ये जो देख रहे हैं ना 50 नंबर प्रश्न में साथियों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी साथियों को सारे प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे, और कहीं से अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री जो थे वो आपको कौन थे, यही आपका प्रश्न है। तो देखिए, तो भारत के पहले कानून मंत्री जो थे ना वो आपको डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, यानी कि बाबा साहब जो थे आपको भारत के प्रथम क्या थे जानते हैं, तो आपको कानून मंत्री थे, क्या थे, प्रथम कानून मंत्री। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। सरदार पटेल, तो यह आपको प्रथम क्या थे कि आपको भारत के उप प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे, उप प्रधानमंत्री। तो इन सभी बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे, क्या थे, प्रथम गृह मंत्री, वह कौन थे, ठीक है ना। तो देखिए, प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रथम गृह मंत्री, ये दोनों जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर यहाँ से एक चीज याद रखिएगा, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बारे में याद रखेंगे, देश की पहली महिला, क्या कहेंगे जानते हैं, प्रधानमंत्री, देश की पहली महिला, क्या कहेंगे, पहली महिला, क्या कहेंगे जानते हैं, आपको प्रधानमंत्री। तो देश की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो आपको कौन थी, तो क्या कहेंगे, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद है आपको जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे साथियों, जवाहरलाल नेहरू जो थे देश के पहले प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे, देश के पहले, क्या कहेंगे जानते हैं, आपको प्रधानमंत्री। तो देश के पहले प्रधानमंत्री जो थे कौन थे, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रथम कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। सरदार पटेल कौन थे, तो प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री, ठीक है ना। प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा, कानून मंत्री पूछा जा रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे हमारे भारत के क्या थे, कि आपको पहले कानून मंत्री थे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये सभी चीज जो है अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि सारे लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए कांग्रेस के संस्थापक जो थे आपको एओ ह्यूम थे, कौन थे, एओ ह्यूम थे। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। एओ ह्यूम का जो पूरा नाम है वो आपको क्या जानते हैं, एल एन, क्या है, एल एन, ठीक है ना। पूरा नाम याद रखिएगा, एलन ऑक्ट्रो, क्या है, ऑक्ट्रोवियन, क्या कहेंगे, एलन ऑक्ट्रोवियन ह्यूम जो है, एव ह्यूम का पूरा नाम है। और इसी ने कांग्रेस को स्थापित किया था, कब जानते हैं, आपको 1885 में। अगर डेट पूछा जाए तो वो आपको 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना। देखिए और इसमें महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी वर्ष 1924 में कांग्रेस का क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। तो आपके एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी जी कब बने थे, 1900 कितना में जानते हैं, 24 में। उसके बाद है सीमांत गांधी के नाम से हम किन्हें जानते हैं, तो देखिए तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, किनको, खान अब्दुल, ठीक है ना, गफ्फार खान को, क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है किस नाम से जाना जाता है जानते हैं, आपको सीमांत गांधी के नाम से। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे, याद रखिएगा भारत का अंतिम वायसराय, क्या कहेंगे, भारत का अंतिम वायसराय। देखिए सभी ऑप्शन का एनालिसिस जो है हम कर रहे हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए भारत का अंतिम वायसराय कौन थे, तो क्या कहिएगा जानते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है ना। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे भारत के क्या थे जानते हैं, भारत के ऐसे नहीं लिखे, उधर गलती हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसको कर दीजिए, स्वतंत्र भारत के, क्या है, स्वतंत्र भारत के, क्या है, भारत के, ठीक है ना,
प्रथम क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल, क्या कहेंगे, प्रथम गवर्नर जनरल। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो क्या कहिएगा, जानते हैं, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। तो उम्मीद है कि सारे साथियों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या कहोगे, जानते हैं, तो आपको ए हुम। और कांग्रेस का गठन होता है 28 दिसंबर 1885 को, और इसका जो पहला अधिवेशन होता है ना साथियों, क्या होता है, पहला अधिवेशन वो कहाँ होता है, तो देखिए, तो इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो आपको बम्बई में होता है। कहाँ होता है, मुंबई में। तो याद रहेगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, मुंबई में। और कब होता है, तो 1885 में। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों, आज जो है हम इसको क्या करते हैं, मतलब रहने नहीं देंगे, मतलब अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। 52 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, जानते हैं, तो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लास थोड़ी लॉन्ग चलेगी इसलिए, क्योंकि सारे ऑप्शन का जो है हम लोग एनालिसिस करते चल रहे हैं। ठीक है ना, और एनालिसिस एक बार अगर बढ़िया से कर देंगे सारी चीजों का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आप 2 लेसन का प्रश्न बना के देखिएगा, सारे के सारे प्रश्न जो होंगे आपसे इजी वे में बनेंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। तो देखिए, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वो आपको स्विट्जरलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको सही है। तो देखिए, तो आपको अगर लोकतंत्र के अगर प्रकार पूछा जाए, तो लोकतंत्र जो होते हैं वो आपको 2 प्रकार के, क्या है, 2 प्रकार के, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको, यानी कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो क्या कहेंगे, जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यह आपको डेमोक्रेसी कौन कौन है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पे इसको लोकतंत्र, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र। क्या कहते हैं, प्रजातंत्र। ठीक है ना, अंग्रेजी में इसी को बोला जाता है आपको डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी। ठीक है ना, देखिए डेमोक्रेसी का स्पेलिंग आपको बुझाना चाहिए, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो चलिए इस डेमोक्रेसी को आप 2 भागों में बांट दीजिए। तो एक जो हो जाएगा आपको प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है ना, कौन तंत्र, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो देखिए, इसमें जनता स्वयं क्या करती है कि आपको शासन में भाग लेती है, क्या करती है, भाग लेती है। और एक जो होता है ना वो आपको अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो देखिए, तो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में क्या होता है, जानते हैं कि आपको जनता के प्रतिनिधि शासन में भाग लेते हैं। तो देखिए, तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एकमात्र एग्जाम्पल जो है आपको स्विट्जरलैंड है, जबकि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखिएगा तो जैसे आपको अमेरिका हो गया, क्या हो गया, अमेरिका हो गया, भारत हो गया, क्या हो गया, भारत हो गया, ETC। ऐसे बहुत सारे देश है जहाँ पे जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में भाग लेते थे। देखिए, तो जिस देश में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन में भाग लेंगे उसको हम लोग कहेंगे, क्या जानते हैं, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ये जो देख रहे हैं आप प्रजातंत्र, तो प्रजातंत्र का मतलब क्या होता है, तो जनता का शासन, अर्थात ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपूर्ण शासन के केंद्र बिंदु जो है वो आपको जनता हो, क्या हो, जनता हो। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 53 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए, कह रहा है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक, क्या जानते हैं, देश के निर्माण की मांग जो है वो आपको की गई। ठीक है ना, ऑप्शन ए कह रहा है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए ऑप्शन तो यही है, ये है, तो आगे पढ़े देखिए, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। मतलब कि पाकिस्तान की जो मांग की गई थी ना वो आपको 1940 के लाहौर अधिवेशन में। तो देखिए, तो मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ एक आध को डेट आपको याद रखना है। क्या करना है, याद रखना है। जैसे देखिए, एक ईयर जो है याद रखना है 1933। तो 1933 में क्या हुआ था, जानते हैं, पाकिस्तान शब्द की रचना की गई थी। क्या की गई थी, पाकिस्तान शब्द की रचना। ठीक है ना, क्या है, रचना की गई थी, किसके द्वारा, जानते हैं, तो आपको चौधरी रहमत अली के द्वारा। ठीक है ना, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का यह छात्र था, इसी ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द की क्या किया था, कि आपको रचना किया था। उसके बाद आपको एक डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर, ठीक है ना, 1939। क्या है, 22 दिसंबर 1939। तो इस दिन क्या हुआ था, जानते हैं, कि आपको मुस्लिम लीग जो होता है वो आपको मुक्ति दिवस मनाता है। क्या मनाता है, मुक्ति दिवस। उसके बाद जो है आपको 1940, क्या है, 1940 लाहौर अधिवेशन में यह पाकिस्तान की मांग करता है। क्या करता है, पाकिस्तान की मांग करता है। उसके बाद है आपको 1943 जो कि आपको कराची अधिवेशन होता है। क्या होता है, 1943 में मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन होता है ना वो आपको कराची में होता है। क्या होता है, कराची में। तो देखिए, तो 1943 कराची अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग क्या करता है, जानते हैं, कि आपको बांटो और छोड़ो का क्या करता है, कि आपको नारा देता है। क्या कहता है, कि बांटो और छोड़ो का नारा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में दिया था, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1943 में। उसके बाद साथियों
आपको पांचवा जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो पांचवा के बारे में आप याद रखेंगे 16 अगस्त 1946 का डेट, ठीक है ना। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो था वो आपको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। क्या मनाया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो क्या कहेंगे? 16 अगस्त 1946 को। तो देखिए, यहाँ से कुछ चीज को आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। जैसे देखिए कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1940 में, याद रखेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान शब्द को किसने रचा था? चौधरी रहमत अली ने। कब? आपको 1933 में। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो क्या कहेंगे? 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग ने बांटो और छोटो का मतलब बांटो और छोड़ो का नारा किस अधिवेशन में दिया था? तो आपको कराची अधिवेशन में। 16 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो आपको मनाया था। तो यानी कि ये जो 54 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। अब बताइए कि अभी ऐसे प्रश्नों में अगर कहीं से अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत हो, बार बार बोल रहे हैं, जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे जब तक हम इसे नहीं समझा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे? तो देखिए, तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे ना वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन होता है वो आपको कब होता है? तो याद देखिएगा 1953 में। फिर 1955 में इसने क्या किया था जानते हैं? कि अपनी रिपोर्ट दी थी। क्या दी थी? रिपोर्ट दी थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो 1955 में। इसका गठन कब हुआ था? 1953 में। उसके बाद क्या जानते हैं कि आपको 1956 में क्या है? 1956 में आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। क्या बना था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना था, तो आप क्या कहेंगे जानते हैं? 1956 में। और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर क्या हुआ था कि भारत में जो राज्यों का गठन किया गया था ना वो आपको भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो प्रथम राज्य था वो कौन था? तो क्या कहेंगे? तो वो आपको प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश था। तो उम्मीद है साथियों कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो देखिए क्या कर रहा है 55 नंबर प्रश्न कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसके जो अध्यक्ष थे ना वो आपको न्यायमूर्ति फजल अली, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित होता है? 1953 में। चलिए उसके बाद 1955 में क्या होता है? तो ये अपनी रिपोर्ट जो होता है वो आपको भारत सरकार को देता है। और 1956 में क्या होता है? तो देखिए, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो होता है वो आपको बनती है, ठीक है ना। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य होता है वो कौन होता है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य होता है वो आपको आंध्र प्रदेश होता है। और आंध्र प्रदेश की अब जो नई राजधानी का है तो कहेंगे अमरावती। क्या कहेंगे? अमरावती। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को सभी चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इससे पहले इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? अभी समझाया है 1956 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है कि आपको सही है। 1953 में कहेंगे तो अब ये बताए थे कि आपको गठन हुआ था। और 55 में इसने अपना रिपोर्ट जो था भारत सरकार को दिया था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना था। 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको ए हो जाएगा, यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित होता है? तो 1956 में, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए क्या कर रहा है, सुनिए कितना अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, देखिए क्या कर रहा है? परिवर्तन करने, ठीक है ना, नाम बदलने, नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है किस है? तो देखिए, तो यह अधिकार जो है ना वो आपको संसद को है। किसको है? संसद को है। तो याद देखिएगा कि आपको 3 अनुच्छेद जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत याद रखिएगा, ठीक है ना। एक सबसे पहले अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 जो कहता है क्या जानते हैं कि भारत जो है राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है ना। उसके बाद आपको अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 देखिए संसद जो है आपको नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना कर सकता है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 3। तो इस अनुच्छेद 3 के तहत संसद जो है किसी राज्य के नाम, सीमा आदि में क्या कर सकता है कि आपको परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में कि बताइए कि भारत राज्यों का संघ है किस अनुच्छेद में कहा गया था? क्या कहिएगा? अनुच्छेद 1।
उसके बाद अनुच्छेद 2 में क्या है, तो संसद जो है नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना जो है वो आपको कर सकता है, ठीक है ना। अनुच्छेद 3 में क्या है, तो संसद किसी राज्य के नाम, सीमा क्षेत्र आदि में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो वही कह रहा है आपका 57 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में, ठीक है ना, परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्यों का निर्माण करने का अधिकार जो है किसे प्रदान किया गया है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको संसद को। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो आपको करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए कर रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा था, मतलब अपना रिपोर्ट की बात आ रही है। तो देखिए रिपोर्ट बताए थे ना अभी की आपको 1955 में सौंपा था। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है कि आपको सही आंसर है। देखिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, 1956 में अधिनियम बन जाता है। कौन सा जानते हैं, तो आपको राज्य पुनर्गठन क्या कहेंगे जानते हैं, अधिनियम। तो भारत में जो राज्यों का पुनर्गठन होता है वो किस आधार पर होता है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, तो वो आपको भाषा के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, भाषा के आधार पर। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में बना था, 1956 में। पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपा था, 1955 में। और इसका गठन कब हुआ था, 1953 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। तो 58 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और जहां भी समझ में नहीं आती है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो देखिए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वह आपको क्या था जानते हैं, 1956 से 1961। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। देखिए पहला का पूछेंगे तो आपको 1951 से 1956। चलिए उसके बाद दूसरा का तो 56 से 61। तीसरा का कहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो 66 से 61 से 66 तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे चीज भी आपके एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि पहली लोकसभा का कार्यकाल क्या था। तो देखिए तो पहला लोकसभा का कार्यकाल 1952 से 1957 था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहला लोकसभा का कार्यकाल, तो क्या कहिएगा 1952 से 1957। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956। चलिए दूसरा का पूछा जाएगा 1956 से 1961। तीसरा तो 1961 से 1966। तो याद रखिएगा। और भारत में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है साथियों वो आपको कब होती है जानते हैं, तो आपको 1951 में। क्या है, 1951 में। और भारत में ये जो पंचवर्षीय योजना का प्लान है वो आपको सोवियत संघ से प्रेरित है। कहाँ से प्रेरित है, सोवियत संघ से प्रेरित है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में पंचवर्षीय योजना का प्लान कहाँ से प्रेरित है, तो क्या कहिएगा जानते हैं, सोवियत संघ से प्रेरित है। यानी कि 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न करा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो क्या कहिएगा 1956 से 1961 पूछेंगे। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल क्या था, तो 1952 से 1957। और अब तक लोकसभा का जो है टोटल आपको 17 आम चुनाव जो है वो आपको हो चुके हैं। मतलब लोकसभा का अभी जो है 17 चुनाव जो हो चुके हैं। 2024 में जो चुनाव होगी वो आपको 18वें नंबर के होंगे। तो इन सभी चीजों को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब हालांकि पंचवर्षीय योजना नहीं बनती है, ठीक है ना, क्योंकि आपको 2017 में क्या था कि आपको भारत की जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना, उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है ना। उसके बाद से 2017 से लेकर अब तक एक भी पंचवर्षीय योजना जो है वो आपको नहीं बनी है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 59 का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं, ये आज के सेशन का जो है वो आपको लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। थोड़ा सा मजे से पढ़िए और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे साथियों तो आप लोग क्या करेंगे, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है ना वो आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपको क्या जानते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे देखिए कि भारत सरकार का कोई वित्तीय वर्ष जो है वो आपको 1 अप्रैल क्या जानते हैं 2023 को शुरू हुई, ठीक है ना। यानी कि भारत सरकार का कोई वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुई तो इसका अंत जो होगा ना 31 मार्च 2024 को, कितना को 24 को, ठीक है ना। ये नहीं समझ आगे कि सर जी पहले तो आता है आपको मतलब मार्च, ठीक है ना, बाद में अप्रैल आता है। तो देखिए यहाँ ईयर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी प्रश्न जो होंगे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए साथियों आज की सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे फिर कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।